आचार्य श्री अमर गुप्त सूर्य जी ने जिस भव में उनकी आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, उस सोमा के भव से अपनी आत्मकथा का आरंभ किया था। दूसरा भव हाथी का कहा और तीसरा भव सारथवाह के पुत्र चक्रदेव का इस प्रकार बता रहे हैं। मेरा देव के भव का आयुष्य पूरा हुआ। मेरी आत्मा का अवतरण इसी पश्चिम महाविदेह के क्षेत्र में हुआ। चक्रवालपुर नाम के नगर में अप्रतिहत नामक राजमान्य और सर्वजन प्रिय सार्थवाह रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमंगला। मेरा जन्म सुमंगला की कुक्षी से हुआ। मेरा नाम चक्रदेव रखा गया। बड़े लाड़ प्यार के साथ मेरा लालन पालन होने लगा। मुझे अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए गए। मेरे पिता चाहते थे कि जिन श्रेष्ठ गुणों से एवं सद्व्यवहार से उन्होंने राजा और प्रजा की चाहत प्राप्त की थी, वैसे ही गुण मुझ में आए और मैं भी सद्व्यवहार का आचरण करने वाला हूँ। मेरे पिता के पास ढेरों संपत्ति थी। वे न्याय नीति और प्रामाणिकता से ही सारा व्यवहार करते थे। दुखी लोगों को अनुकंपा के साथ दान देते थे। साधु पुरुषों को सुपात्र दान देते थे। राजसभा एवं लोगों के बीच वे दानवीर, शीलवान और करुणाशील के रूप में प्रसिद्ध थे। महाराज चंड शासन मेरे पिता को सम्मान देते थे। महाराज को मेरे पिता पर हार्दिक स्नेह था। मेरे पिता भी राज्य एवं महाराज के प्रति पूरी निष्ठा से वफादार थे। मेरी माँ अत्यंत प्यार भरी एवं ममता की मूर्ति थी। वह सरल थी, शांत थी, स्वभाव से कोमल थी। मैं उसका एकमात्र बेटा था। उसे मेरे ऊपर अथाह प्यार था। वह पूरी सावधानी रखती थी कि मैं एक भी गलत काम न करूं, न मेरे अंदर कोई बुरी आदत या गलत संस्कार प्रविष्ट हो जाए। वहाँ दूसरी ओर वह तोता मरकर नरक का अतिथि हुआ। नरक की दारुण यातनाएं सहकर उसका आयुष्य पूर्ण हुआ और वह चक्रवालपुर नगर में ही पैदा हुआ। कर्मों ने वापस हमें एक ही नगर में इकट्ठा कर दिया। राजपुरोहित सोम शर्मा की पत्नी नंदीवर्धना ने उसे जन्म दिया। उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया। वह और मैं करीब करीब समान उम्र के ही थे। हम दोनों एक ही पंडित जी की शाला में अध्ययन करते थे। किस्मत ने मेरे साथ वापस खिलवाड़ किया। मैंने यज्ञदत्त के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मेरी दोस्ती निष्कपट हृदय की थी। उसकी दोस्ती कपट और झूठ से भरी हुई थी। उसके पिता से मेरे पिता ज़्यादा श्रीमंत थे। राजा और प्रजा में मेरे माता पिता उसके माता पिता से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय थे, सम्माननीय थे। इसीलिए यज्ञदत्त के मन में मेरे प्रति ईर्ष्या की चिंगारी जल उठी, पर वह उसे छुपाता था। ऊपर से तो मेरे साथ उसका व्यवहार ठीक ठीक ही था। हम बड़े हुए, जवानी की दहलीज पर पहुँचे। हमारा मैत्री संबंध बिल्कुल अखंड रहा, परंतु यज्ञदत्त न जाने क्यों मेरी गलती खोजने के लिए, मेरा दोष ढूंढने के लिए लालायित हो गया था। वह मुझे बदनाम करने के लिए बेताब था। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का मौका वह खोज रहा था, परंतु वह निष्फल रहा। वैसा एक भी दोष मेरे अंदर वह ढूंढ ही नहीं पाया। माता पिता के साथ साथ दिन ब दिन राजसभा और लोगों में मेरा भी अच्छा नाम होने लगा था। मेरी इज्जत होने लगी थी। लोग कहा करते थे, जैसा बाप वैसा बेटा। अरे देखना, एक दिन यह बेटा बाप से भी बढ़कर नाम कमाएगा। मेरी प्रशंसा यज्ञदत्त से सही नहीं जा रही थी। उसके मन में एक ही बात घुसी हुई थी, चक्रदेव को बदनाम कैसे किया जाए, चक्रदेव की इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाई जाए, उसकी धन संपत्ति लूट जानी चाहिए, चक्रदेव बेमौत मारा जाना चाहिए। मैं सरल था। उसके दिल की कालीमा से बिल्कुल बेखबर मैं कई बार उसके घर पर जाता था, उसके घर पर भोजन करता था। वह मेरे घर पर आता था, मेरे साथ खाना खाता था। हम साथ साथ वन उपवन में सैर करने के लिए जाते, साथ ही घूमते। मेरे पास जब भी कोई अच्छी वस्तु आती, मैं पहले उसे देता, पर उसने कभी मेरी दोस्ती की कीमत नहीं समझी। मेरे प्रति दुश्मनी की आग उसके दिल में धधकती रही। आखिर उसने दोस्ती के महल को आग लगाने का उपाय ढूंढ ही लिया।
एकदम घिनौना उपाय उसने आजमाया। मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मढ़ने का मंसूबा उसने बनाया। हमारे नगर में मेरे पिताजी जैसे ही समृद्ध और राजमान्य सार्थवाह चंदन श्रेष्ठी रहते थे। उनका मेरे पिताजी के साथ घनिष्ठ संबंध था। चंदन श्रेष्ठी मेरे पिता को चाहते थे, उनका आदर करते थे। मेरे पिताजी के गुणों के वे प्रशंसक थे। यज्ञदत्त ने चंदन श्रेष्ठी के घर में चोरी की। स्वर्ण अलंकार, सोने के बर्तन, रत्नों के गहने, मोती की मालाएं वगैरह बेशकीमती वस्तुओं की उसने चोरी की। चोरी का माल एक बोरे में भरकर वह सवेरे ही मेरे घर पर आया। मैंने उसे पूछा, क्या बात है दोस्त, इतनी जल्दी सुबह सुबह तुझे यहाँ तक आना पड़ा? दोस्त, मैं कुछ कीमती वस्तुएं लाया हूँ, वह तुझे अपने घर में संभाल कर रखना है। मेरा इतना कार्य तो तुझे करना ही होगा। मुझे संदेह हुआ। मैंने सोचा, इस समय यह इतनी मूल्यवान वस्तुएं लेकर आया है, ये वस्तुएं कहीं और किसी की तो नहीं होगी ना? मैंने उससे पूछा भी सही, यह सारा माल किसका है? उसने भरोसे की आवाज में कहा, तू तनिक भी चिंता मत कर, यह सब मेरी वस्तुएं हैं। उचित समय पर मैं खुद आकर यह ले जाऊंगा। यह कहकर मुझे विश्वास दिलाता हुआ वह बोरा वहां छोड़कर चलता बना। मित्र दाक्षिण्य के कारण मैं साफ तौर पर उसे मना नहीं कर सका। मैंने उस बोरे को अपने कमरे में रखवा दिया। दिन का एक प्रहर पूरा होते होते तो सारे नगर में बात फैल गई कि चंदन श्रेष्ठी की हवेली में चोरी हुई है। यह सुनकर मेरा माथा ठनका, मेरा संदेह मजबूत हुआ। क्या यज्ञदत्त ने तो ये सारी संपत्ति चुरा कर मुझे नहीं सौंपी है ना? उसके घर में तो इतनी संपत्ति है ही नहीं, वह कहाँ से लाया होगा इतना माल? मैं अविलंब यज्ञदत्त के घर पहुंचा। यज्ञदत्त को एकांत में बुलाकर पूछा, तू जो वस्तुएं मुझे दे गया वे किसकी है? सच सच बता, तूने किस लिए ऐसा किया? कैसी बात कर रहा है तू? तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तू मेरे ऊपर भरोसा रख और कोई विचार मत कर। ये वस्तुएं पिताजी से छुपा कर रखने के लिए मैंने तुझे सौंपी है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। यज्ञदत्त ने उस ढंग से बात कही कि विश्वास करने के अलावा मेरे पास अन्य कोई चारा नहीं था। मैंने उस पर विश्वास रखा। हालांकि मेरे मन में अव्यक्त दबी दबी सी आशंका जिंदा थी। चंदन श्रेष्ठी महाराज चंड शासन के पास गए। राजा से शिकायत की, मेरे घर में चोरी हुई है महाराज। राजा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारा क्या क्या माल चोरी हुआ है? मंत्री से मिलकर चुराई हुई चीज वस्तुओं के नाम, उसका वजन, कीमत वगैरह लिखकर दे दो। मैं नगर में घोषणा करवाकर तलाश करवाता हूँ। चंदन श्रेष्ठी ने सारी चुराई हुई वस्तु की जानकारी लिखवा दी। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। चंदन श्रेष्ठी के घर से इन वस्तुओं की चोरी हुई है। जिस किसी व्यक्ति के पास इनमें से कोई भी चीज वस्तु लेन देन करने में आई हो या आए तो उसे राजसभा में आकर महाराज के समक्ष सूचना देनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया और उसके घर की तलाशी के वक्त ये वस्तुएं मिल गई तो महाराज उसका सारा धन और घर बार जब्त करके उसे जेल में डालेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर यज्ञदत्त ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। मुझे राजदंड के फंदे में फंसाने के लिए ऐसा ही घिनौना कार्य उसने किया था। उसने 4 दिन बीत जाने दिए। 5वें दिन वह राजसभा में गया और महाराज के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बड़े ही सलीके से निवेदन किया, महाराज, मैं जानता हूँ कि मित्र का दोष प्रकट करना जरा भी उचित नहीं है, पर मित्र यदि राज्य के विरुद्ध या लोक विरुद्ध कार्य करे, परलोक के विरुद्ध कार्य करे, खुद का भी अहित करे, वह मित्र मित्र नहीं रहता है। राजा या प्रजा का अहित करने वाले व्यक्ति को जानने पहचानने पर भी यदि मैं उसकी ओर आंख मिचौनी करूं या उसे नजरअंदाज करूं तो मैं भी अपराधी कहलाऊंगा। चंदन सार्थवा के घर में चोरी करने वाला और कोई नहीं, मेरा ही मित्र है। कौन है वह तेरा मित्र? अप्रतिहत श्रेष्ठी का पुत्र और मेरा मित्र चक्रदेव। तूने कैसे जानी यह बात? चक्रदेव के नजदीकी रिश्ते वाले परिवार से मैंने यह बात सुनी है।
और बात कहने वाला आदमी विश्वसनीय है। चोरी का सारा माल उसने अपनी हवेली में ही छुपाया है। यह बात बिल्कुल गलत है। चक्रदेव सा पवित्र और गुणवान युवक चोरी भला क्यों करेगा? मैं यह नहीं मान सकता। वह उत्तम कुल में पैदा हुआ है, अच्छे संस्कारों में पला है और फिर उसके पास तो ढेर सारी संपत्ति है। वह भला क्यों इस तरह औरों के घर में चोरी करेगा? यह बात बेसिर पैर की है। यज्ञदत्त घबरा उठा। उसे अपनी योजना पर पानी फिरते दिखाई दिया। फिर भी एक दाव और फेंकने के इरादे से उसने अपनी बात को प्रमाणभूत करने की कोशिश की। महाराज, आपने जो कहा वह एकदम सही है। वह मेरा भी तो मित्र है, अंतरंग मित्र है। परंतु आप ही कहिए राजन, लोभ और लालच किसका पतन नहीं करता? अज्ञान दशा किसे गलत रास्ते पर नहीं धकेलती? चाहे क्यों न वह उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, किंतु उत्तम खुशबूदार फूलों में भी क्या कीड़े और जंतु पैदा नहीं होते? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उसके घर की तलाशी करवाइए। फिर जैसी आपकी इच्छा। मेरा फर्ज मैंने यहाँ निभा दिया, आगे आपकी मर्जी है। केवल एक आदमी के कहने मात्र से राजमान्य और प्रजाप्रिय श्रेष्ठी के घर पर चोरी के माल की जांच पड़ताल करवाना राजा को अनुचित सा लगा। राजा दुविधा में पड़ गया। काफी सोच विचार किया। आखिर तलाश तो करवानी ही होगी, पर विवेक के साथ, सलीके के साथ। ऐसा निर्णय किया राजा ने। राज्य के मुख्य अधिकारियों को बुलाकर राजा ने आज्ञा दी, तुम चक्रदेव की हवेली पर जाओ, 7 नगर के महाजन को ले जाना, चंदन श्रेष्ठी के खजांची को भी साथ लेना और तलाश करो कि चक्रदेव की हवेली में चोरी का माल है या नहीं। राज्य का अधिकारी वर्ग सकते में आ गया। महाराज की आज्ञा सुनकर चक्रदेव जैसे संभ्रांत एवं कुलीन नागरिक के घर में चोरी के माल की तलाश करना। वे राजमहल से निकलकर सीधे नगर के महाजन के पास गए। महाजन एकत्र हुआ। अधिकारियों ने राजा की आज्ञा बताई। महाजन के श्रेष्ठी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें यह कार्य अनुचित एवं ज्यादती भरा लगा, परंतु राजा की आज्ञा के सामने कुछ कहा सुनी करना भी उचित नहीं था। डर भी लगा राजा का। चंदन श्रेष्ठी के भंडारी को भी बुलाया गया। अधिकारियों ने उससे कहा, चोरी हुई वस्तुओं की सूची लेकर तुम्हें हमारे साथ चक्रदेव की हवेली पर आना है। कोषाध्यक्ष तो यह सुनकर तड़प उठा। क्या कहा? चक्रदेव के वहां? अधिकारियों ने सिर हिलाकर हाँ कही। सभी मायूस मन और मनहूस चेहरे लेकर मेरी हवेली में प्रविष्ट हुए। मैंने सभी का उचित स्वागत करते हुए पूछा, कहिए मेरे वहाँ आने का विशेष कोई प्रयोजन? मुख्य अधिकारी ने विनम्र भाषा में कहा, हम आपसे यह पूछने के लिए आए हैं कि चंदन श्रेष्ठी के साथ लेन देन या अन्य किसी के साथ लेन देन के दौरान आपके पास चंदन श्रेष्ठी की कोई वस्तु तो नहीं आई है ना? मेरे मन में तनिक भी संदेह था ही नहीं। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे वहाँ चंदन श्रेष्ठी की वस्तुएं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अधिकारियों ने संजीदगी से कहा, आप बुरा मत मानिएगा। महाराज की आज्ञा से हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हम तलाशी लेने के लिए ही आए हैं। मैंने कहा, इसमें बुरा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रजा के लिए एवं रक्षण के लिए राजा को जागरूक रहना ही चाहिए। आप बेझिझक तलाशी ले सकते हैं। अधिकारियों ने मेरे घर की तलाशी लेना आरंभ किया। यज्ञदत्त का दिया हुआ माल मैंने मेरे घर में अलग अलग जगह पर छुपा रखा था। चतुर अधिकारियों ने एक सोने का बर्तन खोज निकाला। उस पर चंदन श्रेष्ठी का नाम अंकित किया था। उन्होंने चंदन श्रेष्ठी के खजांची से पूछा, देखिए, यह बर्तन आपका है क्या? खजांची ने देखा। उसका मन दुखी हो उठा। उसने कहा, वैसा दिखता है, पर पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यह हमारा ही है। इस बर्तन पर कुछ तो लिखा हुआ है। आपकी चोरी हुई चीजों की सूची तलाशिए। इसके जैसे किसी बर्तन का उल्लेख है क्या? लिखा था वह नाम। अधिकारी और महाजन के चेहरे शर्म से झुक गए। मुख्य अधिकारी ने मुझसे कहा, श्रेष्ठी पुत्र, यह स्वर्ण बर्तन आपके पास आया कैसे? यह मेरा ही है। तो इस पर चंदन श्रेष्ठी का नाम कैसे खुदा हुआ है? समझ में नहीं आता।
संभव है एक दूसरे के घर पर बर्तन भेजते समय आ गया हो, बदल गया हो। मित्र की खातिर मैंने निहायत झूठ का सहारा लिया। मैंने सोचा मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखने वाला मित्र का नाम मैं कैसे जाहिर कर दूं? यदि मैं मित्र का नाम बता दूं तो यह मित्र द्रोह होगा। इतना ही नहीं, उसकी जान पर खतरा आ सकता है। महाराज उसे कड़ी सजा करेंगे। इसलिए हर हालत में मित्र को मुझे बचाना ही चाहिए। अधिकारियों ने कहा, इस बर्तन की कीमत क्या होगी? मुझे ठीक से याद नहीं है, आप ही कीमत तय कर लीजिए। चंदन श्रेष्ठी के खजांची ने उसकी सूची में कीमत लिखी हुई थी, 10,000 सोना मुहरे। यह बर्तन जो कि बंद था उसे खोला गया तो उसमें से 10,000 सोना मोहरे निकली। महाजन एवं अधिकारी विस्मय मूढ़ हो गया। महाजन के एक अग्रणी ने कहा, अप्रतिहत सार्थवा का पुत्र क्या चोरी करेगा? क्यों करेगा वह चोरी? बड़ी अटपटी सी यह बात है, समझ में नहीं आता यह सब हो क्या रहा है। अधिकारियों ने मुझे निर्दोष सिद्ध करने की गरज से पूछा, कुमार, यह राजा की आज्ञा है, इसलिए स्पष्ट और सही हकीकत कहना जरूरी है। यह वस्तु तेरे पास आई कहाँ से? मित्र रक्षा की प्रबल भावना से मैं अभिभूत सा था। मैंने सच बोलने की बजाय वही रटे रटाए जवाब दिए। अधिकारी नाराज हो उठे। उन्होंने कुछ सख्ती से कहा, इसके अलावा और कोई चंदन श्रेष्ठी की चुराई हुई चीज तेरे घर में है क्या? हो तो बता दे। मैंने कहा, नहीं है, एक भी वस्तु नहीं है। अधिकारियों ने पुनः मेरे घर की तलाशी शुरू की। एक के बाद एक सभी वस्तुएं हाथ लग गई। वे सारी वस्तुएं चंदन सार्थवाह के नाम से अंकित थी। महाजन के लोग तो काष्ठवत जड़ हो गए। कोतवाल का गुस्सा मेरे ऊपर फट पड़ा। हमें तुझे इसी वक्त राजा के पास ले जाना होगा। मैं उनके साथ राजमहल की ओर चला। मेरे मन में तो एक ही बात जमकर बैठी हुई थी, यज्ञदत्त ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है तो मुझे उस विश्वास को हर कीमत पर निभाना होगा। मैंने अपने माता पिता का विचार भी नहीं किया, न मैंने अपने उत्तम कुल की खानदानी एवं कुलीनता के बारे में तनिक भी सोचा। नगर में तो जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। यज्ञदत्त का मैला मन खुशी मना रहा था। मुझे बाद में पता लगा था कि यज्ञदत्त ने ही महाराज के पास जाकर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था और पकड़वाने की साजिश भी उसी ने की थी।